Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और फिक्र आपकी में आज जो पहली खबर है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज फिक्र का पहला फोकस यूपी में योगी सरकार के एक आदेश पर है। इस आदेश पर सुबह से राजनीतिक गलियारे और चौक चौराहों पर चर्चा गर्म है। आदेश यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपका कोई ढाबा है, कोई रेस्टोरेंट है, या आप ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ढाबा या रेस्टोरेंट पर मालिक या संचालक का नाम लिखना होगा अनिवार्य। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको हमने इस आदेश की अभी सिर्फ एक ही लाइन बताई है। यह आदेश लंबा चौड़ा है, काफी विस्तृत है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन योगी सरकार का यह आदेश सुनकर आपको यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान की घटनाएं याद आ गई होंगी। उस समय भी फल वाले, ढाबे वाले, जूस वालों के लिए कुछ ऐसा ही आदेश जारी हुआ था। लेकिन तब नेम प्लेट वाले इस आदेश पर बहुत बवाल मचा। लेकिन इस बार ऐसा आदेश क्यों आया है, तो इसकी अपनी एक ठोस वजह है। आपने सोशल मीडिया पर यूपी के अलग अलग शहरों में खाने पीने की चीजों में कभी यूरिन तो कभी थूक मिलाने के वायरल वीडियोस देखे होंगे। बीते दिनों प्रसाद में मिलावट की खबरें भी हेडलाइंस बनी। अब ऐसे मामलों को योगी सरकार गंभीरता से ले रही है। ऐसे घिनौने प्रयास दोबारा ना होने पाए, इसके लिए आज ही लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसे खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है। यह सब स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और ऐसे संस्थानों की जांच की जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब आपको योगी सरकार के इस आदेश की जानकारी डिटेल में देते हैं। शुरुआत करते हैं नाम से। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट के मालिकों, संचालकों, प्रोप्राइटर, मैनेजर वगैरह को अपनी दुकान पर अपना नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले करना होगा। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा खान पान वाली जगहों पर साफ सफाई रखनी होगी। वहां काम करने वाले कर्मचारियों को खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस के समय मास्क लगाना जरूरी होगा। दोनों हाथों में ग्लव्स भी पहनने होंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शेफ, वेटर और कुकिंग से जुड़े कर्मचारी मास्क और ग्लव्स जरूर पहनेंगे। होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट के किचन में जहां ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बन रहा है, वहां सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। कस्टमर के लिए वहां जिन स्थानों पर बैठने की व्यवस्था की गई है, कुर्सी मेज रखे गए हैं, उस जगह की पूरी निगरानी सीसीटीवी से लगातार करनी होगी। प्रतिष्ठान के अन्य स्थान पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मालिक, संचालक या मैनेजर की ही होगी। और आवश्यकता पड़ने पर यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस या फिर स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। योगी सरकार का कहना है कि यह फैसला आम जनता के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी ढाबे, रेस्टोरेंट या फिर होटल में खाने पीने के सामान में गंदी चीजों की मिलावट की गई, तब क्या होगा? तब रेस्टोरेंट संचालक और मालिक पर कड़ा एक्शन होगा। कानून के तहत सजा मिलेगी। अधिकतम 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। फूड लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। हालांकि विपक्ष योगी सरकार के इस आदेश से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। देखना ये चाहिए योगी जी को कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, कोई उसमें सिंथेटिक कोई फूड जो भी खाना बनाया जा रहा है उसमें कोई सिंथेटिक चीज तो नहीं डाली जा रही है। क्वालिटी को कंट्रोल करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जीएसटी में पहले से दुकान के मालिक का नाम, पता लिखा होता है और वो मैंडेटरी है। आप कौन सा नया काम कर रहे हैं? बेरोजगारी नहीं दूर कर पाए, महंगाई नहीं दूर कर पाए, विषयांतर करने की जो भाजपा कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल फिजूल की कोशिश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है वो बहुत अच्छी है और यह यदि कठोरता से लागू किया जाएगा तो किसी प्रकार के कोई भी दूषित वातावरण नहीं होने पाएगा। हमने आपको योगी सरकार का आदेश बताया, उस पर हुई पॉलिटिक्स भी दिखा दी, लेकिन जिन्हें इस गाइडलाइन का पालन करना है, आखिर वो क्या सोच रहे हैं? योगी सरकार के इस आदेश पर यूपी में ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट के मालिक, संचालकों की क्या राय है? अब आपको इससे जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी टीम ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में न सिर्फ ऐसे कुछ ढाबे और होटल मालिकों से
इस आदेश पर बात की, बल्कि अंदर जाकर साफ सफाई की हालत भी जानने की कोशिश की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आदेश दिया गया है कि जो भी ढाबे रेस्टोरेंट हैं वो खाद्य पदार्थों की सभी मानकों को पूरा करें, किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना हो, साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो खाना बनाने वाले कारीगर हैं उनको हाथों में ग्लव्स पहनना होगा। जब से आया है आदेश, अब हम शुरुआत कर देंगे। 2-4 दिन में हम कैमरा लगा देंगे, मगर हमें ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आदेश है तो हम लगाएंगे। पे कैप नहीं है, कैप पहनेंगे, बाल वगैरह ना गिरे, ध्यान रखना इसका। अब आगे से पहनेंगे? हाँ पहनेंगे बिल्कुल। कब से पहनेंगे? कल से तो शुरू कर देंगे। कल से शुरू कर देंगे। अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? अभी कोई चीज़ का तो सूचना नहीं था, इसीलिए। चीज़ तो करनी चाहिए और आज से ही, और बल्कि अभी से ही करनी चाहिए। अगर ये चीज़ का आदेश है तो आप पालन करना चाहिए उस आदेश का। बिल्कुल सीसीटीवी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी कोई गलती ना हो, इसकी वजह से सीसीटीवी तो होना जरूरी है। हमारे यहाँ तो सबका सारे जितना एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं सारे का रजिस्टर्ड हो रखा है, और बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मामला सामने आ रहा है हम लोगों को भी पता लगा है। सरकार के निर्देश का पालन होगा? जी सर, बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल पालन होता है। उनका कहना है कि जैसे सरकार की तरफ से आदेश आएंगे उनका ये पालन भी करने के लिए तैयार है, यानी तमाम एम्प्लॉयज़ इस बात का ख्याल रखेंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स जो एम्प्लॉयज़ के हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए हरीश के साथ गाजियाबाद से मैं अभिजीत ठाकुर। योगी सरकार की नई गाइडलाइन में सच पूछिए तो नया जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा आदेश आया था, नेम प्लेट को लेकर सियासत तेज हुई थी, तब भी चर्चा में केंद्र सरकार का फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आया था। यह एक्ट वर्ष 2006 में यूपीए सरकार के दौरान लाया गया था, जिसमें पूरे देश के लिए नियम बने थे कि फूड बिजनेस करने के लिए FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। छोटे बड़े सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फूड बिजनेस करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। व्यापारी को लाइसेंस की कॉपी को अपने प्रेमाइसेस में डिस्प्ले करना अनिवार्य है। योगी सरकार के आदेश में भी कमोबेश यही बात कही गई है। ऐसे व्यवसाय जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है, उन्हें अपने स्टॉल पर फोटो पहचान पत्र रखना जरूरी है। इस एक्ट के तहत खाने पीने के सामान की गुणवत्ता भी तय की गई है और समय समय पर FSSAI इसकी जांच भी करती रहती है। योगी सरकार के इस आदेश को फिक्र के लेंस से देखें तो ये सीधे तौर पर जनता की सेहत से जुड़ा मसला है। 21 सितंबर को ही केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि बाजार में केवल शुद्ध खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध हो। यह देखने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है। एक फूल प्रूफ एक्ट और नियम बनाना समय की मांग है और देश के हर नागरिक को बाजार में शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। इसीलिए ऐसे मामलों को ओम जूस कॉर्नर या अब्दुल नान रोटी से जोड़कर देखना और सियासत करना ठीक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि फिर शासन प्रशासन की ओर से निगरानी कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में करोड़ों लोग सड़क किनारे पानी पूरी, चाट, चाउमीन, छोले भटूरे, कुलचे, वेज बिरयानी या फ्रूट जूस जैसे पेय पदार्थ का स्टॉल लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में वो शुद्धता की कितनी गारंटी देते हैं, इसे भी मॉनिटर करने की आवश्यकता है। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र में लोकल खबरों के बीच अब एक बहुत बड़ी ग्लोबल खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध की। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइल्स की बारिश करके लेबनान को थर्रा दिया है। यह पिछले 18 साल में लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला है और इस हमले में 558 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना बताता है ये कितना गंभीर मसला है। लेबनान से खतरनाक तस्वीरें आई हैं। इजराइल के इन हमलों ने पूरी दुनिया तक सिग्नल पहुंचा दिया है कि अब वो किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को नहीं बख्शेगा। लेबनान से आ रही तस्वीरें इस बात का सबूत है कि इजराइल का क्रोध इस वक्त चरम पर है और मिसाइल अटैक का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये किसी स्काई-फाई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि लेबनान पर इजराइल का अटैक है। बल्कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आयरन डोम का वीडियो था। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान के 1600 ठिकानों पर हमला किया है।
इजराइल के हमलों में जो 558 लोग मारे गए हैं, उनमें 50 बच्चे भी हैं। इजराइल की मिसाइलों से 94 महिलाओं की भी मौत हुई है। इन हमलों में कुल 1835 लोग जख्मी हुए हैं। लेबनान पर मिसाइलों की ये बारिश अपने आप में हैरान करने वाली है। इजराइल ने इस बार लेबनान के रिहायशी इलाकों में हमले किए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में क्रूज मिसाइलें छिपा कर रखी थी। इस वीडियो को गौर से देखिए। इजराइल ने इस घर पर मिसाइल से अटैक किया, इसके बाद इस घर में लगातार ब्लास्ट होने लगे। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इन हमलों में हिजबुल्लाह का बारूदी स्टोर तबाह। लेबनान इस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूलेगा। लेबनान वर्षों तक ये याद रखेगा कि हिजबुल्लाह की वजह से उसके घरों पर इजराइल ने मिसाइलों की बारिश की। इतनी मिसाइल कि एक दिन में इजराइल ने लेबनान के 1600 से ज्यादा ठिकानों को दहला दिया। ये वीडियो लेबनान के बेका से आया है। यहाँ इजराइल ने इस इलाके में वार्निंग जारी की। इसके 2 घंटे बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टोर को तबाह कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के दूसरे मिसाइल स्टोरेज पर अटैक किया। इजराइल ने एक ही हमले में हिजबुल्लाह का पूरा रॉकेट डिपो उड़ा दिया। इसके बाद मिसाइल स्टोरेज से ताबड़तोड़ धमाकों की आवाजें आने लगी। ये हिजबुल्लाह के एक और वेपन स्टोरेज के तबाह होने की तस्वीरें। रात के अंधेरे में सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही थी। लेबनान में इजरायली हमलों से कोई भी अछूता नहीं रहा। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हुए हमले में ये टीवी जर्नलिस्ट बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी चीख पूरे लेबनान ने सुनी। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का नाम नॉर्दर्न एरोज रखा है और पेजर बम से हुए हमलों की शुरुआत मिसाइल्स की बारिश तक आ चुकी है। 17 सितंबर पेजर ब्लास्ट 25 की मौत, 18 सितंबर वॉकी टॉकी ब्लास्ट 27 की मौत, 20 सितंबर 70 मिसाइल हमले 45 की मौत, 21 सितंबर 400 मिसाइल हमले 14 की मौत, 22 सितंबर 150 मिसाइल हमले 20 की मौत, 23 सितंबर 300 मिसाइल हमले 558 की मौत। 18 साल में यह इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा अटैक था और लेबनान में इजराइल का कत्लेआम अब भी जारी है। यह हमला कई फेजेस में शुरू हुआ। पहले उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप किया गया, उसके बाद उनके वेपन स्टोर्स पर अटैक किया गया और अब सीधे सीधे शहर के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के हाइडआउट्स पर हमला किया जा रहा है, जिससे कि आम इंसान, आम लेबनान का नागरिक हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह कर दे, जो कि देखने को भी मिल रहा है। अब आपको आईडीएफ का एक और वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर इजराइल लेबनान को क्यों टारगेट कर रहा है, कैसे लेबनान में घर घर में हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, कैसे लेबनान में रिहायशी इलाकों में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलें, रॉकेट और हथियारों का स्टोरेज बनाया हुआ है, बिल्कुल गाजा की तरह। ओए, जा कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। और अब आपको दिखाना जा रहे हैं हम विरोधाभास, जिसको आप आयरनी भी कहते हैं और डायकॉटमी भी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद बाइडेन की चेतावनी। बाइडेन चेतावनी दे रहे हैं। पहले तो यही ब्रेकिंग न्यूज है। यूएन के मन से बोले बाइडेन, फुल स्केल वॉर किसी के हक में नहीं है। जंग का कूटनीतिक हल अब भी संभव है। कतर और मिस्र की सीजफायर डील को आगे बढ़ाया जाए, लेबनान बॉर्डर पर बसे लोगों को घर वापस आने दिया जाए, बाइडेन ने कहा। ये वो बाइडेन कह रहे हैं जो लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ये वो बाइडेन कह रहे हैं जो लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी पूरी नेवी लगा रहे हैं और फिर कहते हैं कि युद्ध रोका जाए। इजराइल से हाथ खींचो, अपने आप युद्ध रुक जाएगा। सोचिए, कॉमन सेंस। इजराइल का दावा है कि उसने लेबनान में हमलों से पहले वार्निंग जारी की थी, इसके बाद ही मिसाइल अटैक किए थे, लेकिन 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौतों से पूरी दुनिया में हैरानी है। वर्ल्ड लीडर्स अब मीटिंग कर रहे हैं।
कोई रास्ता निकालने में जुटा है कि आखिर ये हमले कैसे रोके जाएं, इजराइल को शांत कैसे किया जाए। ये रिपोर्ट देखें। लेबनान के लोगों के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया। फिर 2 घंटे के अंदर लेबनान पर ऐसा बारूदी प्रहार किया जो अब भी जारी है। लेबनान पर इस मिसाइल अटैक की मारक क्षमता देखिए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों का ऐसे हमलों से बचना लगभग असंभव है। कल साउथ लेबनान पर बरसी इजरायली मिसाइलों ने आज राजधानी बेरूत पर कहर बरपाया। बेरूत के बीचों बीच बाजार में मिसाइल अटैक के बाद तबाही का मंजर देखिए। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर तलाल हामी के मारे जाने की खबर है। अफसोस की बात यह है कि इन हमलों में आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये वो मासूम हैं जो इजरायली हमले में मारे गए हैं। और इजरायली अटैक के बाद ये शहर पूरी तरह से शमशान में बदल चुका है। इन हमलों से पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका ने डर जताया है कि इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती और इराक में विद्रोही गुट भी जंग में शामिल हो सकते हैं। रूस ने आशंका जाहिर की है कि पश्चिम एशिया में ऑयल प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने अपील की है कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग रोकने के लिए सभी देश आगे आए। तुर्की ने कहा है कि इजराइल के वॉरफेयर का तरीका और रिहायशी इलाकों में हमला चिंताजनक है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री तो लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस छोड़कर पश्चिमी एशिया पर रखी गई कोबरा मीटिंग में शामिल होने पहुंच गए। इसके अलावा इन हमलों को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। यानी दुनिया अलर्ट मोड में है। लेकिन इजराइल के तेवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इतनी जल्द शांत नहीं बैठेगा। हिजबुल्लाह के खात्मे तक उसका एक्शन जारी रहेगा। क्या आज की रात कयामत की रात होगी? सोचने वाली बात है। लेबनान में या इजराइल में? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। लेकिन रेलवे ट्रैक पर कयामत लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, या कयामत लाने की कोशिश करने के लिए जिम्मेदार कौन है? युद्ध के मैदान से फिर से देश की ओर लौटते हैं। इस खबर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इनाम और प्रमोशन के लालच में लोग कैसे अपनी जिंदगी तक से खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। हाल के दिनों में अक्सर आपने कई बार ट्रेन पलटाने की साजिशों की खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी। 21 सितंबर को गुजरात में ऐसी एक घटना हुई। सूरत में ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई। पहली नजर में लगा जैसे देश के बाकी हिस्सों में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश थी, वही मॉडस ऑपरेंडी सूरत में अपनाई गई। लेकिन जांच में जो तथ्य सामने आए उनसे पुलिस भी चौंक गई। पता चला है कि नाम और दाम के लिए रेलवे के कर्मचारी ही रेल के दुश्मन बन बैठे हैं। उन्होंने ही पटरी से छेड़छाड़ की। सूरत पुलिस ने इस केस को क्रैक करते हुए रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ऐसा करने का मकसद भी बताया। तफ्तीश में जो पता चला है, इस साजिश में 39 साल के ट्रैकमैन सुभाष पोद्दार, 28 साल के मनीष मिस्त्री और 26 साल के शुभम जायसवाल शामिल थे। इन्होंने ही पहले ट्रैक से फिश प्लेट निकाली, फिर फोन करके स्टेशन मास्टर को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक तीनों ने कबूल किया है कि पैसा, इनाम और प्रमोशन के लिए इन्होंने प्लान बनाया था। कर्मचारियों ने सोचा था कि हादसा रोकने की उनकी सतर्कता की वजह से रेलवे में नाम और तारीफ होगी, लेकिन वो गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गए हैं। जांच में जो पता चला है वो ये है कि तीनों नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी से हटना नहीं चाहते थे, जो खत्म होने वाली थी। वो ये भी चाहते थे कि नाइट शिफ्ट के बाद अगले दिन छुट्टी मिले। इसके अलावा रात में ड्यूटी पर रहने से दिन में परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाए। पुलिस ने बताया कि साजिश सुभाष ने रची और उसी ने मनीष और शुभम को इसमें शामिल किया। सुभाष ने दोनों से कहा कि ट्रेन हादसा रोकने पर तीनों सोशल मीडिया में हीरो बन जाएंगे। इसके अलावा रेलवे बोर्ड से नगद इनाम और मेडल के साथ प्रमोशन भी मिलेगा। तीनों आरोपी बतौर ट्रैकमैन ट्रैक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सुभाष सबसे पुराना कर्मचारी है। वो पिछले 9 सालों से रेलवे में नौकरी कर रहा है, जबकि बाकियों को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है।
21 सितंबर को सूरत से 50 किलोमीटर दूर कीम रेलवे स्टेशन मास्टर को सुभाष ने बताया कि ट्रैक से फिश प्लेट और कीज गायब है। किसी ने ट्रैक से फिश प्लेट और कीज के पार्ट निकालकर उन्हें ट्रैक पर रख दिया है। 2 पटरियों की दूरी बराबर बनाए रखने के लिए फिश प्लेट लगाई जाती है, जबकि पटरियों को लॉक रखने के लिए कीज लगाई जाती है। ऐसे में उसी दिन सुबह 5:30 बजे सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने इस ट्रैक से गुजरने वाली 2 पैसेंजर ट्रेन को रुकवा दिया। हालांकि 20 मिनट में ही नई फ्लैश प्लेट लगाने के बाद रेलवे सेवा बहाल कर दी गई, लेकिन हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों से पटरी से छेड़छाड़ और ट्रेन पलटाने की साजिश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जांच के लिए 16 टीमें बनाई। एनआईए, गुजरात, एटीएस और दूसरी एजेंसियों ने भी मदद की। तब जाकर यह पता चला कि इसके पीछे कोई और नहीं, रेलवे के कर्मचारी हैं। अब सवाल है कि पुलिस का सुभाष पर शक क्यों हुआ। पहली वजह, 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 फिश प्लेट और 71 कीज निकाली गई। इसमें 1 घंटे तक का समय लग सकता है। ट्रैक पर इतने लंबे समय तक किसी का काम करना संभव नहीं है। तब शक हुआ कि ऐसा करने वाला रेलवे का अनुभवी कर्मचारी होगा। साथ ही इस काम के लिए उसके पास पर्याप्त औजार होने चाहिए, क्योंकि एक स्किल्ड काम है। ऐसे हर कोई चलता फिरता फिश प्लेट नहीं निकाल सकता है। अनुभव और औजार होने के बाद 2 फिश प्लेट खोलने में करीब 30 मिनट लगते हैं। शक की दूसरी वजह यह थी कि आरोपियों और औजार की तलाश में पुलिस ने ट्रैक के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया। आशंका थी कि आरोपी औजार आसपास फेंक कर भागे होंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके अलावा ट्रैक के पास 1 से ज्यादा व्यक्ति की आवाजाही के भी सबूत नहीं मिले। जांच टीम ने घटना के समय इस ट्रैक से गुजरने वाली 2 ट्रेनों के लोको पायलट से भी पूछताछ की, लेकिन इन दोनों ट्रेनों के लोको पायलट को 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में कोई गतिविधि नजर नहीं आई थी। इसके अलावा आसपास के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, लेकिन उनमें भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई नहीं दी। तीनों के मोबाइल की जांच के साथ कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले गए। तब जाकर शक की सुई ट्रैकमैन सुभाष, मनीष और शुभम की ओर गई। ये लोग नाइट ड्यूटी पर थे। पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तो इन्होंने सारा सच उगल दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 18 सितंबर को आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले ट्रैक पर डेटोनेटर्स फटने के मामले में आरपीएफ ने रेलवे के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। पुलिस को पता चला कि ट्रैक पे काम करने वाले सुभाष, मनीष और शुभम 3 लोग थे। वो वीडियो सुभाष ने डिलीट कर दिया था अपने मोबाइल पे। ऐसी बात पुलिस को पता चली और पुलिस ने उसके रिसाइकल बिन से ये वीडियो रिकवर किया कि सुभाष, मनीष और शुभम तीनों ने कन्फेस किया कि प्रसिद्धि के लिए और इनाम के लिए तथा जो नाइट पेट्रोलिंग चल रही है वो अभी बंद होने वाली है, तो वो थोड़ा नाइट पेट्रोलिंग ज़्यादा चले ताकि इनको डे का ऑफ भी मिल पाए। इन 2 मोटिव के चलते इन्होंने ही खुद ये पैडलॉक और ये फिश प्लेट निकाला। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग ना बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं भी लगा ले। और फिक्र में अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां चुनावी मौसम में एनकाउंटर पर सियासी कलेश शुरू हो गया है। बदलापुर केस में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी मुठभेड़ चल रही है। कल इसी शो में मैंने आपके साथ अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की शुरुआती जानकारी साझा की थी। आज खबर का काफी विस्तार, ट्विस्ट एंड टर्न इसमें आ चुके हैं। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत का पूरा प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है। पुलिस ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने उस गाड़ी की जांच की है जिसमें आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ। पुलिस वैन की जांच के दौरान 4 बुलेट शेल्स बरामद किए गए। राज्य के गृह मंत्री के आदेश पर बनी 8 सदस्यीय एसआईटी की टीम ने भी उस जगह का मुआयना किया है जहां वारदात हुई। एनकाउंटर वाली जगह पर सबूत जुटाए गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह ने सूत्रों से जो जानकारी दी है उसमें मुठभेड़ से जुड़े कई अहम तथ्य हैं। इसके अनुसार स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर चलती वैन में हुआ।
पुलिस वैन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इसी दौरान अक्षय शिंदे ने एक पुलिसकर्मी से रिवॉल्वर छीनी और पुलिस वैन के अंदर फायरिंग कर दी। पुलिस वैन रुक पाती उससे पहले आरोपी ने 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे के पैर में लगी, जबकि 2 गोलियां मिसफायर हो गईं। इसके बाद पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जो आरोपी अक्षय शिंदे को लगी। इससे पहले कि पुलिस वैन रुकती, गोली लगने के बाद अक्षय शिंदे ने वैन में ही दम तोड़ दिया। ये पूरा घटनाक्रम थाने में मुंब्रा बाईपास रोड पर हुआ। पुलिस की टीम आरोपी को तलोजा जेल से लेकर आ रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया था। आज TV9 संवाददाता राजीव सिंह एनकाउंटर वाली जगह पहुंचे। उन्होंने जांच टीम के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने आसपास के कुछ लोगों से भी बातचीत करके अहम जानकारियां जुटाई हुई और एक न्यूज रील आपके लिए भेजी है। आप इसे देखिए। इसके बाद खबर पर हो रही राजनीति का विश्लेषण फिक्र के लेंस से करेंगे। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों के साथ लैंगिक शोषण मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का जहां पर इनकाउंटर किया और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में ये इनकाउंटर किया, उस जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये वो जगह है जहां पर सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर किया गया और यहां पर पुलिस की टीम जो है वो यहां पर विजिट कर रही है घटना स्थल पर। आप देखिए, जो SIT का गठन किया गया है, उस SIT के अधिकारी जो हैं वो यहां पर आए हुए हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर हुआ, ये बात कही जा रही ना, बाहर तो हुआ नहीं है। बाहर नहीं हुआ, गाड़ी के अंदर हुआ है। इधर गाड़ी की इतनी आवाज आती तो उसमें कहाँ सुनाई नहीं देगा। गाड़ी धप 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 जाती है, बड़ी बड़ी लॉरी है। याच्यात हत्या करणे आलेली आहे आणि याच्यात सगळे फिल्डिंग करून ज्यांनी याला मारलेला आहे, पूर्ण जे रचलेले आहेत त्याला मारलेले आहेत पूर्ण। याच्यात जबाबदार हे शाळेचे प्रशासन आणि हे पोलीस, हे दोघं पण आहेत। और अब पुलिस वैन में हुई फायरिंग पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही अकस्मात मौत का मामला भी दर्ज हुआ है। उधर मुंबई के JJ अस्पताल में आरोपी अक्षय शिंदे के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की है। इस बीच आरोपी अक्षय शिंदे ने के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र की राजनीति 2 हिस्सों में बंट गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने बदलापुर स्टेशन पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी हैं और अक्षय शिंदे की मौत पर खुशी जाहिर की है। इसके अलावा बदलापुर में पटाखे भी जलाए गए हैं। बदलापुर स्टेशन वही जगह है जहां इस घटना के उजागर होने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर आकर जमा हो गए थे। वैसे सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे क्या कोई आरोपी हथियारबंद पुलिसकर्मियों के बीच रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर सकता है। जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां पहाड़ियों के बीच बनी सड़क और दूसरे सिरे पर गहरी खाई, यानी अगर अक्षय शिंदे पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता तब भी गोली से नहीं बच पाता। तो क्या पुलिस की हथियार छीनने वाली थ्योरी सही है? क्या आरोपी के रिवॉल्वर छीनने और फायरिंग करने के बीच पुलिस ने काबू पाने की कोशिश नहीं की? आखिर क्यों अक्षय शिंदे को पैर में गोली मारकर घायल नहीं किया गया? इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष के नेता सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विरोधी पार्टी के नेता पुलिस की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार जुबानी फाइट चल रही है। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को अगर फिक्र के लेंस से देखें तो इसके साथ और इसके खिलाफ 2 पक्ष हैं। इनमें एक पक्ष वो है जिसे इस एनकाउंटर के बाद न्याय की अनुभूति हो रही है, जबकि दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि न्याय अदालत में होना चाहिए, ना कि पुलिस वैन में। हालांकि इस पूरे विमर्श पर आत्मरक्षा वाला पूर्ण विराम लगा हुआ है। सारे सवालों के जवाब में यही कहा जा रहा है कि आरोपी ने गोली चलाई और आत्मरक्षा में एनकाउंटर हो गया। ये सुना आपने।